अस्सलामुअलैकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इकराम ख़ान एबटाबाद से आप लोगों से मुखातिब हूँ। जैसा कि मैंने पहले होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी पे लेक्चर के दौरान ये कहा था कि हम ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के हर एफोरिज़म को डिस्कस करेंगे। तो आज मैं एफोरिज़म के जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के टोटल 291 एफोरिज़म्स हैं 6th एडिशन के, इनका क्विक रिव्यू देता हूँ कि हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, ताकि आप लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा हो। और जो जज्बा होता है वो इंसान को कमाल तक पहुँचता है, जो शौक़ होता है वो इंसान को कमाल तक पहुँचाता है। तो आज हम इंशाल्लाह के क्विक रिव्यू देंगे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन 6th एडिशन के सारे एफोरिज़म्स को। और थोड़ा सा ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का मैं आपको बैकग्राउंड दे दूँ। डॉक्टर हनमन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी किताबें लिखी और होम्योपैथी के हवाले से इन्होंने जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जिसको पढ़ने की ज़रूरत है, उसमें सर फ़हरिस्त ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है, जिसमें होम्योपैथी के मुतालिक बताया गया कि ये सिस्टम क्या है और इसके अंदर इस इलाज का तरीक़ाकार क्या है। फिर इसके बाद मैटेरिया मेडिका प्योरा है, दुनिया का बेहतरीन फार्माकोलॉजी की बुक, जेन्युइन, क्योंकि प्रूविंग जो है वो तंदुरुस्त इंसानों पे हुई है। और फिर लेसर राइटिंग है और फिर क्रॉनिक डिजीज़ है। इंशाल्लाह इन बुक्स को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जो बेस है इसको हम देखते हैं। इसके 6th एडिशन है, 1810 में पहला एडिशन उन्होंने शाये किया और हर अगला एडिशन में कुछ बातें उन्होंने ऐड की और कुछ डिलीट की। दूसरा एडिशन गालिबन 1819 में, फिर तीसरा एडिशन 1823 में, 1824 में है गालिबन, फिर चौथा एडिशन 1828 या 29 में है, पाँचवा एडिशन 1833 में है और छठा एडिशन उनके फौतगी के बाद, ये फौत हुए 1843 में और वो जाके 1921 में डॉक्टर बोरिक ने इसको शाये किया। बहुत लंबी कहानी है कि क्यों इतना लेट हुआ। जब ये फौत हुए तो इनकी जो बीवी थी मेलानी, वो सारी जमा पूंजी ले गई और फिर बड़ी मुश्किलों से बाद में उनसे डॉक्टर हनमन के बाद में आने वाले डॉक्टर्स ने, शागिर्दों ने वो उनसे लिया और शाये किया। तो जो पूरी ज़िंदगी का उनका निचोड़ था वो 6th एडिशन में था, वो बाद में जाके शाये हुआ। और ये जो टेन्योर था 1843 से लेके 1921 तक, तो उस दौरान 5th एडिशन को फॉलो किया जाता रहा, जिसमें एलएम पोटेंसी का तस्वर नहीं था। तो 6th एडिशन में एलएम पोटेंसी का तस्वर है और डोज़ की जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है 4th एडिशन से। एनी हाउ 2 स्कूल्स ऑफ थाट है, कोई 4th को फॉलो कर रहा है, 5th को, कोई 6th को फॉलो, लेकिन जो 6th को फॉलो कर रहा है उनकी क्योरिंग रेशो ज़्यादा है। एनी हाउ आज मैं आपको क्विक रिव्यू देता हूँ। 2 बड़े पार्ट हैं, थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट में हम एफोरिज़म्स पढ़ेंगे 1 to 70 थ्योरेटिकल पार्ट, और 71 से लेके 291 तक हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ेंगे। बहुत आसान है जी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं सिर्फ ये पढ़ाऊँगा आप लोगों को कि डॉक्टर हनमन इस एफोरिज़म में आपसे क्या कहना चाहते हैं। जिस दिन आप ये समझ गए तो मैं समझता हूँ आप हर किस्म के इनक्योरेबल केसेस लेने के पोजीशन में होंगे। बग़ैर ऑर्गेनन के बड़े बंदा ऐसा ही है जैसे जंगल में है और कोई रास्ता नहीं है। और इट इज़ जस्ट लाइक अ पर्सन ड्राइविंग अ कार विद द स्पीड ऑफ 180 and that car doesn't have any headlights and that fool man is driving in the midnight without having headlights. Imagine कि क्या हो सकता है बग़ैर ऑर्गेनन के पढ़े एक बंदा प्रैक्टिस कर रहा है। तो बग़ैर ऑर्गेनन के लोग मुख्तलिफ, जैसे मैं आपको आम सी
थोड़ा सा एग्जांपल दे दूँ जज्बा पैदा करने के लिए। हम क्या करते हैं जी, पोटेंसी उठा दी और डायरेक्ट ज़बान पे डाल दिए, और या डिस्कट्स पे डाल दिए, डिस्कट्स शीशी भर के दे दी, सुबह शाम खाओ जी, इसमें 3200, यानी तबाह कुन चीज़ है ना ये। डॉक्टर हार्मन क्या कहते हैं, एक ग्लोब्यूल मिनिमम रिक्वायर्ड डोज है, 5 से 6 ग्लोब्यूल या पूरा कतरा या आधा कतरा ये पेशेंट के हेल्थ को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, ख़राब भी कर सकता है, और विच कैन बी डिफ़िकल्ट टू रिपेयर। ये अल्फाज है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के, ये मैं नहीं कह रहा। और एक डोज़ है, ड्राई डोज़ है, वेट एंड वॉच मेथड है, डेली वाला कोई कहानी नहीं है। हाँ, डेली आप दे रहे हैं तो वाटर डोज दें, डेली दें। स्ट्रॉन्ग एमेलरेशन या एग्रीवेशन हुई तो स्टॉप कर दें, ठीक है। ये नहीं है कि भाई डेली आप वो, मैंने केस देखा, केस नहीं एक प्रिस्क्रिप्शन देखी मैंने, बर्बेरस 200 पूरी शीशी सुबह शाम 200 में 10-10 कतरे, आए दिन देखता रहता हूँ मैं, क्योंकि वो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन से उनको नाम ही नहीं पता कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन किस बला का नाम है। एनी हाउ ही ज़रूरी है, ये आगे चल के आप जब पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े होंगे, यार हम अपनी प्रैक्टिस में क्या कर रहे हैं, इसी वजह से रिजल्ट्स नहीं आ रहे। और बात हुई ये नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो क्विक रिव्यू की तरफ आते हैं जी। 291 में फॉरिज़म्स का क्विक रिव्यू है। फॉरिज़म नंबर 1 में फिजिशियन का मिशन बताया, 2 में आइडियल क्योर बताया, तीसरे में फिजिशियंस के क्वालिफ़िकेशन बताया, यानी फिजिशियन के क्या क्या सिफ़ात है, क्या क्या इसके पास औज़ार होने चाहिए, अदरवाइज़ ये फिजिशियन नहीं कहलाएगा। 6 और 7 में डिज़ीज़ क्या है, ठीक है। होम्योपैथी में डिज़ीज़ का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, ये याद रखें, ठीक है ना। डिज़ीज़ इज़ नॉट समथिंग मटेरियल चेंज, बट द एंड रिज़ल्ट ऑफ इंटरनल डायनामिक डिस्टर्बेंस इज़ अ मटेरियल चेंज, ठीक है। तो मटेरियल चेंज को ख़त्म करने के लिए उसको रूट काज डायनामिक डिस्टर्बेंस को ख़त्म करना है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। 8 में हेल्थ का कंसेप्ट बताया जी। बाय द वे, द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ गिवन बाय WHO, इस हेल्थ के कंसेप्ट को होम्योपैथी फॉलो कर रहा है, बाकी कोई सिस्टम ऑफ थेराप्यूटिक इसको फॉलो नहीं कर रहा। क्या है जी, एन ऑप्टिमल स्टेट ऑफ मेंटल, फिजिकल, जनरल, सोशल वेलबींग, नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और सिम्टम। यानी हमारे पास जो मरीज़ आता है, हम उसके सिर्फ पैथोलॉजी के लिए कोई रिमूव करने की कोशिश नहीं करते, हम उसके साथ उसके माइंड, अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड, इमोशंस को भी ठीक करते हैं। और WHO भी ये कहता है कि जब बंदा मेंटली इमोशनली हेल्दी हो तो जनरली हेल्दी हो तो वो हेल्दी है, अदरवाइज़ वो हेल्दी नहीं है। 5 फुट के जगह पे हटा कटा आदमी है, वो कत्ल कर दे, ही इज़ नॉट हेल्दी मैन। एनी हाउ, हेल्थ के कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, फिर वाइटल फोर्स के कंसेप्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, फॉर्ज़म नंबर 9 से लेके 17 तक। कितना जल्दी हम 17 फॉर्ज़म में पहुँचाएँ, एक एक को पढ़ेंगे, डोंट वरी। फॉर्ज़म नंबर 18 में टोटलिटी ऑफ सिम्टम क्या है, 19 से लेके 24 तक रेमेडीज़ का, ड्रग का, लिटिल बिट प्रूविंग का, और लॉ ऑफ सिमिलर के डेरिवेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट दिया गया है कि लॉ ऑफ सिमिलर है क्या, जिसमें हमारा नाम पड़ा है होम्योपैथी, सेम डिजीज़। 25 से 29 तक होम्योपैथी लॉ ऑफ क्योर है जी, एक लॉ है जी। होम्योपैथी हवाई फायर नहीं है, हर बात के पीछे एक लॉ है, लॉ इज़ अनचेंजेबल। मान लो कहते हैं ना जी, वो पुराना ज़माना है जी, 200-250 साल हो गए हैं, ये रॉकेट का दौर है, तो ये याद रखें। दूध जो हार्मन के ज़माने में फ़ायदेमंद था, आज भी फ़ायदेमंद है अगर गवाला उसमें पानी न डाले। एनी हाउ, फॉर्ज़म नंबर 30 से 34 तक हम ये पढ़ेंगे जी कि कैसे मेडिसिन स्ट्रॉन्गर है नेचुरल डिजीज़। उस दिन मैंने लेक्चर में कहा कि आर्टिफिशियल डिजीज़ नेचुरल डिजीज़ को डिस्ट्रॉय करती है सिमिलरिटी के बेस पे। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि आर्टिफिशियल क्यों स्ट्रॉन्गर है, ये हम जाके आगे पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिसिमिलर को, जिस पे बाकी सिस्टम ऑफ थेराप्यूटिक बेस करते हैं, उसके और उसके नुकसानात को हम पढ़ेंगे। 43 से 51 तक हम पढ़ेंगे व्हाट हैपन्स व्हेन 2 सिमिलर डिजीज मीट टुगेदर, ठीक है। और 52 से 60 तक हम पढ़ेंगे डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और
एक 60 से 62 सब आइडियल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसमें डॉक्टर हनुमान ने खूब होम्योपैथी को के एडवांटेजेस बताए हैं और एंटीपैथी और ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के डिसएडवांटेजेस बताए हैं। 63 से 69 तक हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन ऑफ मेडिसिन को पढ़ेंगे। हमारी मेडिसिन बॉडी के अंदर करती क्या है, ये क्यों इनक्योरेबल केसेस को ठीक करती है, क्या वजह है। और अफॉर्जम नंबर 70 में हम समरी पढ़ेंगे, पूरे 1 से लेके 69 तक इसकी समरी हम पढ़ेंगे। 71 में क्योरिंग के लिए 3 नेसेसरी पॉइंट्स बताए गए हैं। 72 से 81 तक क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ बताइए कि डिजीज़ की क्या है, एक्यूट, क्रॉनिक, आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज, ये सारी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और अफॉर्जम नंबर 82 में इंडिविजुअलाइजेशन बताया है, विच इज़ द कोर हर्ट ऑफ द होम्योपैथी। द कोर कैसे करते हैं जी, कोर हर्ट ऑफ द डिजीज़, इंडिविजुअलाइजेशन। 83 से 104 तक केस चेकिंग बताया जी, आपने केस चेकिंग कैसे, अब हम प्रैक्टिकल पार्ट पे आ चुके हैं। 1 से 70 थ्योरेटिकल, 70 से ऑनवर्ड एंड तक प्रैक्टिकल, तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कहता हूँ 83 से 104 तक एफॉर्जम जिस तरह आप पढ़ लेंगे, उसके बाद से आपकी क्योरिंग रेशो यू जाएगी ऊपर, हर आने वाला मरीज़ आपका ठीक होगा, आपको दवाई देगा। अच्छा, ऑनवर्ड इससे 105 से 145 तक हम ड्रग प्रूविंग को पढ़ेंगे और ड्रग प्रूविंग के बाद फिर मैं आपको आइडिया दूंगा कि आप ड्रग प्रूविंग कैसे करेंगे। बहुत सारी दुनिया पड़ी हुई जी जिसकी ड्रग प्रूविंग हमें करनी चाहिए। 144 से 154 तक मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, कैसे सेलेक्ट करना है आपने मेडिसिन को, इसको हम पढ़ेंगे जी। 155 से 160 तक डोज क्या है, जहाँ आपके बड़े बड़े होम्योपैथ मार खा जाते हैं। 161 से 171 रेमेडी रिएक्शन बढ़ेंगे कि कौन सी पोटेंसी देंगे तो क्या रिएक्शन होगा, गॉट इट। 172 से 184 तक वन साइडेड डिजीज़ में जहाँ फ्यू सिम्टम्स होती हैं वहाँ क्या मैनेजमेंट करनी है आपने, उसको हम पढ़ेंगे। जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि लोग ना बड़ा शोषे छोड़ते हैं जी, अल्टरनेट देनी चाहिए जी, सुबह ये दे दे, शाम को ये दे दे, अगले दिन। अल्टरनेशन का कंसेप्ट क्रॉनिक डिजीज़ में नहीं है, याद रखें। वन साइडेड में जहाँ फ्यू सिम्टम वहाँ पर भी हार्मोन कहते हैं भाई एक दवाई दें, दूसरी को आप रिकमेंडेशन लिस्ट में रखें। और बाज़ तो हमारे यहाँ बड़े बड़े होम्योपैथ है जी, आधा दर्जन और दर्जन मेडिसिन दे जाते हैं। दिस इज़ रॉन्ग, इट कैन कॉज ओनली सप्रेशन एंड पैलिएशन बिकॉज यू आर एंटरिंग मल्टीपल आर्टिफिशियल डिजीज इनटू द बॉडी, ओके, एंड दैट डिजीज इज have to suppress that morbid natural disease which is already present in the body. 185 से 203 तक लोकल डिजीज़ पढ़ेंगे, स्पेशली स्किन अल्सर, स्किन के हवाले से और लोकल एप्लीकेशन के हवाले से क्या जो ऑइंटमेंट्स वगैरह हम लगाते हैं उसके मुतल्लिक बातें हैं। 204 से 209 तक क्रॉनिक डिजीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। 210 से 230 तक मेंटल डिजीज़ को पढ़ेंगे जहाँ एम्फेसाइज किया जाता है मेंटल सिम्टम्स पे। 231 से जी 244 तक इंटरमिटेंट एंड अल्टरनेटिंग डिजीज़, एपिडेमिक डिजीज़ के मुतल्लिक पढ़ेंगे। खैर एपिडेमिक डिजीज़ के मुतल्लिक 83 से 104 तक भी जो केस चेकिंग का है उसमें भी इसका जिक्र आ जाता है। 245 से 248 वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक पैथोलॉजी, डोज मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज़, कि डोज कैसे देनी है, कैसे रिपीट करनी है, कितनी डोज देनी है। और 259 से 260 डाइट एंड रेजिमेंट, इसके मतलब हम पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जी, डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 264 से 272 में होम्योपैथिक फार्मेसी के मतलब कि करेक्ट मेडिसिन की एम्प्लॉयमेंट क्या है, और हम थोड़ा सा सोर्सेज को भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, और ड्रग डायनेमाइजेशन को भी पढ़ेंगे, मेथड ऑफ डायनेमाइजेशन को भी पढ़ेंगे, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेमेडी को पढ़ेंगे। लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स जिसमें सिंगल रेमेडी पे बड़ा ही एम्फेसाइज किया डॉक्टर हार्मन ने, हम इसको पढ़ेंगे और इसके एडवांटेजेस को हम पढ़ेंगे। 275 से 283 तक स्ट्रेंथ ऑफ द डोज ऑफ फॉर होम्योपैथिक यूज़, हाँ, मिनिमम डोज क्या है, रिक्वायर्ड डोज क्या है, इसको फर्दर कैसे डाइल्यूट करना है, लार्ज डोज की इंजरीज़ क्या है, क्या नुकसानात हो सकते हैं, ठीक है। और 284 से 285 तक हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे,
एक्सटर्नल एप्लीकेशन के मतलब पढ़ेंगे, ठीक है, और रेमेडीज़ को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है, ठीक है, कौन बॉडी के पार्ट्स हैं जो ससेप्टेबल है, रूट हैं जो ससेप्टेबल हैं, और 286 से 291 कुछ और एक्सिलरी मेजर्स हैं जिसमें डॉक्टर हरमन ने डिफरेंट सिस्टम ऑफ थेराप्यूटिक्स बताया जो आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्विक रिव्यू था ऑर्गन ऑफ मेडिसिन 6th एडिशंस के अफोरिज्म का, ठीक है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे हर एक अफोरिज्म को आसान अल्फाज में और उर्दू में, ताकि आप लोग इसको इजीली समझें और आपकी प्रैक्टिस को 4 चांद लग जाए और आपकी क्लिनिक से जो लोग ठीक होंगे, सदका जारिया उसमें मेरा हिस्सा ही पड़ जाए। थैंक यू सो मच।